पिछले कार्यकाल से मजबूत शिवसेना दिखाई देगी और मजबूती का आलम ये रहेगा कि यहाँ पर अजीत पवार की जो एनसीपी है और शरद पवार की एनसीपी है, ये दोनों राजनीति। महाराष्ट्र में क्या महायुति में पड़ने वाली है बड़ी दरार? क्या महायुति में पड़ने वाली है फूट? और क्या देवेंद्र फडणवीस अब कुछ समय के लिए ही मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे? आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि महाराष्ट्र में जिस मुख्यमंत्री पद को लेकर एक लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस, वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी अब उनसे दूर जाती नजर आ रही है? और क्या महाराष्ट्र में सब कुछ बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा? क्या कहती है महाराष्ट्र की सियासत? और ऐसे इस सियासत में उबाल मचा कर रख दिया एकनाथ शिंदे ने और अजीत पवार ने। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का हमारा खास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे खास मेहमान, हमारे खास सहयोगी हमारे दिनेश सर जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, महाराष्ट्र में जो सरकार बनी हुई है वो सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी, ये महाविकास अघाड़ी की तरफ से भी कहा जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में हम ये देख रहे हैं कि तीनों बड़े चेहरे, चाहे देवेंद्र फडणवीस की बात कर लें, एकनाथ शिंदे की कर लें, अजीत पवार की कर लें, सबने अपनी अपनी कुर्सी संभाल ली। लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर पेच फंस रहा है और तीन बड़े ऐसे मंत्रालय हैं जिन पर शिंदे भी अड़िग हैं, जिन पर अजीत पवार भी हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि तीन में से आपको एक चुनना पड़ेगा, या तो आप गृह ले लीजिए, या वित्त ले लीजिए, या राजस्व ले लीजिए। लेकिन शिंदे कह रहे हैं कि मुझे तो दो दे दो, या गृह दे दो, वित्त दे दो, उसके अलावा और कुछ दे दो। लेकिन यहाँ पर अजीत पवार भी खाली नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं मंत्रालय की बात कर रहे हैं। तो क्या मंत्री पद को लेकर जो बवाल शुरू हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि मंत्री पद को लेकर शुरू हुई ये रार बगावत में बदल जाए और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ खेला कर जाए? हाँ, देखिए राहुल, देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में 2019 के घाव को कहीं ना कहीं यहाँ पर ताज़ा करती हुई राजनीति दिखाई दे रही है। क्योंकि 2019 में याद कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और एनसीपी ने एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। लेकिन हर्ष ये हुआ कि सीएम कुर्सी को लेकर उद्धव ठाकरे जो थे, उन्होंने बीजेपी पर यह आरोप लगाए कि सरकार बनने पर सीएम बनने की बारी शिवसेना की थी और यहाँ पर बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया। इस फैसले से हम नाखुश हैं और यही कहते हुए यहाँ पर महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी गई थी। अब आपने जिक्र किया यहाँ पर मंत्रालयों का कि मंत्रालयों पर छिड़ी ये रार क्या बगावती रुख अख्तियार करेगी, तो बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है। क्योंकि महाराष्ट्र में विशेष तौर पर देखा जाए तो गृह मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और राजस्व मंत्रालय, ये बड़े मंत्रालय हैं। गृह मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय की मांग प्रमुखता के साथ यहाँ पर एकनाथ शिंदे के द्वारा की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोनों डिपार्टमेंट्स को नहीं छोड़ना चाहती है। इसके साथ साथ एकनाथ शिंदे एक केंद्रीय मंत्री पद की भी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी उस पर भी खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ देखें तो एनडीए की केंद्र सरकार में भी एकनाथ शिंदे की अहम भूमिका है। 7 सांसद उनके पास हैं और इन 7 सांसदों की मौजूदगी के चलते क्या एकनाथ शिंदे को आने वाले वक्त में कोई बड़ा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अजीत पवार जो है वो वित्त मंत्रालय को छोड़ने की यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी परिस्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए पिछले कार्यकाल में भी वित्त मंत्रालय उनके पास था। तो ऐसे में मंत्रालयों को लेकर के संग्राम जरूर छिड़ा हुआ है। लेकिन एकनाथ शिंदे को क्या इस सियासी लड़ाई के बीच कोई बड़ा मंत्रालय मिल पाएगा, ये भी बड़ा राहुल सवाल है। क्योंकि देखा जाए तो सीएम कुर्सी को लेकर के जो एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से जो बयानबाजियां की, जो जिस तरीके के बयान दिए, उन्होंने लगातार ये कहा कि सीएम कुर्सी को लेकर किसी तरीके का कोई फैसला नहीं हुआ था महायुति गठबंधन में, सिर्फ सीट शेयरिंग पर जो है फैसला हुआ था और उसी आधार पर हमने बीजेपी के नेतृत्व को स्वीकार किया। अब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रहते हुए मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और मुझे ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। उसके बाद जो सियासी संग्राम हुआ वो पूरे देश ने देखा। लेकिन अब मंत्रालयों पर ये
छिड़ी जो रार है ये भी कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में महंगी पड़ते हुए नजर आ सकती है। और ये कुछ जरूरी नहीं है कि एकनाथ शिंदे जो है यहाँ पर बीजेपी के साथ बने रहे, क्योंकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और यदि एकनाथ शिंदे वहां पर शिवसेना का रुख करते हैं तो शिवसेना पिछले कार्यकाल से मजबूत शिवसेना दिखाई देगी। और मजबूती का आलम यह रहेगा कि यहाँ पर अजीत पवार की जो एनसीपी है और शरद पवार की एनसीपी है, ये दोनों राजनीतिक गुट भी एकजुट हो जाते हैं तो ये एनसीपी उस वक्त की एनसीपी से बड़ी दिखाई देगी। यानी कि कांग्रेस पार्टी चाहे बाहर से समर्थन करे लेकिन सरकार बनाने में दोनों राजनीतिक दल कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात अगर हम यहाँ पर कहें तो क्या एकनाथ शिंदे अगर महाविकास आघाड़ी की तरफ चले जाते हैं तो क्या फडणवीस की सरकार गिर जाएगी, फडणवीस को झटका लगेगा? ऐसा नहीं है। अगर शिंदे और अजीत पवार दोनों बड़ा कदम उठाते हैं तो यहां पर देवेंद्र फडणवीस को झटका लगेगा, क्योंकि आप आंकड़े को इस तरीके से समझिएगा, क्योंकि महायुति में बीजेपी 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके अलावा जो शिंदे की शिवसेना है उनके खाते में 57 सीटें आती हैं। अजीत पवार गुट की जो एनसीपी है उनके खाते में 41 सीटें आती हैं। यानी कि शिंदे और अजीत पवार ये दोनों मिलकर अगर महाविकास आघाड़ी की तरफ जाते हैं तब टेंशन बढ़ जाएगी महाराष्ट्र में महायुति की। और शिंदे के जाने से बीजेपी के लिए मुश्किलें इसलिए भी बढ़ेंगी क्योंकि शिंदे के जो 7 सांसद हैं उनका भी समर्थन जो है वो एनडीए को है। और अगर ये 7 सांसद जो हैं वो समर्थन वापस ले लेते हैं शिंदे के कहने पर तो बीजेपी के लिए केंद्र में भी मुश्किलें खड़ी होती नजर आएंगी। तो क्या मंत्रालय से पहले मंत्री पद को लेकर जो बवाल है वो सुलझा पाएगी भारतीय जनता पार्टी? लेकिन समझिएगा कि जो मंत्रालय को लेकर बवाल हो रहा है यही बवाल हरियाणा में हमने देखा, क्योंकि हरियाणा में जैसे सीएम को लेकर लड़ाई हो रही थी वैसे मंत्री पद को लेकर लड़ाई हो रही थी। और हम क्या देखते हैं कि अनिल विज जो है वो ठन गोपाल हो गए, क्योंकि अनिल विज को ना सीएम बनाया गया न डिप्टी सीएम बनाया गया और ना उन्हें मंत्रालय दिया गया। बीजेपी ने सभी बड़े मंत्रालय हरियाणा में अपने पास रखे, उन्होंने सीएम भी अपने हिसाब से बनाया। तो क्या वही दुर्गति महाराष्ट्र में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की होगी? लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि मंत्रालय को लेकर जो बात अजीत पवार कर रहे हैं उससे पहले एक बड़ा तोहफा उन्हें कोर्ट से मिल जाता है बेनामी संपत्ति के मामले में। और ये कहा जाता है कि जो मामला उन पर चल रहा था वो मामला जो है पूरी तरीके से उसको खत्म कर दिया गया, उनके पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है। और ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो यहाँ पर आता है वो अपने आप धुलकर बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं सर के पास वापस चलना चाहूंगा। सर, बेनामी संपत्ति मामले में जो अजीत पवार को बहुत बड़ी राहत कोर्ट से मिली है और मंत्रालय को लेकर भी वो बात कर रहे थे, जो राहत मिली है क्या इसके बाद वो मंत्रालय की मांग करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो फिर क्या एकनाथ शिंदे को ही बस संभालना होगा बीजेपी को? हाँ, देखिए 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा था कि अजीत दादा चक्की पीसिंग, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं अजीत पवार को ये संकेत दे दिया था कि भाई साहब आप यदि हमारे साथ नहीं आते हैं तो आगे आने वाले वक्त में आप जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपके ऊपर घोटालों के आरोप लगते रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जिसकी गिरफ्त में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है, ये लगातार उन नेताओं पर बाज की तरह नजर गड़ा के रखे हैं जो नेता यहाँ पर जो विपक्षी दल हैं उनके अंदर मौजूद हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा एक सिंचाई घोटाला था जिसमें यहाँ पर अजीत पवार पर गंभीर आरोप लगे थे वो भी निरस्त हो चुका है और कोर्ट से अब जो बेनामी संपत्ति का मामला है वो भी निरस्त हो चुका है। तो अजीत पवार पूर्णतः से यहाँ पर 24 कैरेट गोल्ड की तरह, शुद्ध खरा सोना की तरह यहाँ पर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। पिछले दिनों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बीजेपी की बैठक होने के बाद, महायुति की बैठक होने के बाद कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में अजीत दादा शपथ लेंगे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं शपथ अवश्य लूंगा, एकनाथ शिंदे का पता नहीं है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर राहुल इस चीज को ये समझने की कोशिश है कि यहाँ पर अजीत पवार ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहे, क्योंकि विपक्ष में बैठने से उन्हें महाराष्ट्र में यहाँ पर कोई फायदा दिखाई नहीं देता है जी। और ये वाकई अब देखना होगा कि क्या अब एकनाथ शिंदे को बीजेपी संभाल पाएगी और
मंत्री पद से पहले जिस तरीके से शिंदे जो हैं वो डिप्टी सीएम पाकर खुश नहीं हैं, तो अजीत पवार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अजीत पवार बिल्कुल नीतीश कुमार की तरह है, कब पलट जाएं ये बात नहीं कही जा सकती। लेकिन अगर बात नहीं बनती है मंत्री पद को लेकर, तो क्या महाराष्ट्र में जो बनी बनाई सरकार है वो गिर जाएगी और देवेंद्र फडणवीस का वो 5 साल का सपना कुछ सप्ताह ही अगर कहें तो रहकर अधूरा हो जाएगा। इस मुद्दे पर आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे और सर को इस प्रोग्राम में इजाजत दीजिए। नमस्कार।